हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश से फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले आपका काम यह है कि ये पोएट का नाम आप याद कर लें। आपको स्क्रीन पे बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन घबराना नहीं है, सबका मीनिंग समझेंगे। बहुत ही छोटा सा पोएम है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो काफ़ी डीप है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस पोएम का सिंपल जो लैंग्वेज कहना चाह रहा है वो मीनिंग समझेंगे। उसके बाद पोएट का मैसेज क्या है इस पोएम में उसको समझेंगे। ठीक है, पहले सिंपल मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले टाइटल समझिए, डस्ट ऑफ स्नो। स्नो समझते हैं बर्फ का टुकड़ा। तो देखिए होता क्या है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। पहला स्टेंजा 4 लाइन का है, उसमें कहा जा रहा है हेमलॉक ट्री है एक। हेमलॉक ट्री कैसा ट्री होता है, नीचे मीनिंग में लिखा हुआ है। ये होता है एक पॉइजनस जहरीला प्लांट होता है। जहरीला, ठीक है, जहरीला है मतलब ये एक नेगेटिव मैसेज दे रहा है हमें, ये बात नोट करने वाला है। पॉइजनस प्लांट है विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ठीक है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसको हेमलॉक ट्री कहते हैं। समझे? तो होता क्या है कि एक क्रो, एक कौवा आता है और आके वो हेमलॉक ट्री पे बैठ जाता है। कौवा भी काला होता है, तो ये भी एक नेगेटिव इमेज बना रहा है हमारे मन में। ठीक है, ये भी नेगेटिव इमेज बना रहा है अभी तक। समझे? ये जहरीला है, ये काला है। अब देखिए क्या होता है, जैसे ये कौवा आके बैठता है उस हेमलॉक ट्री पे, तो क्या होता है, शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। कौवा जैसे आके इस पे बैठता है, पर्च करता है, तो वो हेमलॉक ट्री थोड़ा हिलता होगा, या फिर ये कौवा अपना पंख फड़फड़ाता होगा, कुछ भी एक्टिविटी करता होगा, जिस वजह से उस हेमलॉक ट्री पे क्या था, स्नो जमा हुआ था, बर्फ जमा हुआ था। वो बर्फ का कुछ टुकड़ा जो है शूक डाउन मतलब झड़ के किसके ऊपर गिर जाता है, ऑन मी यहाँ पे कौन है, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाता है। मतलब इस पोएम का सेटिंग क्या है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए हेमलॉक ट्री है, जैसे भी इसका पत्ता हो, मान लीजिए ऐसे करके पत्ता है, तो यहाँ पे एक डाल होगा, उस पर कौवा आके पर्च किया। ठीक है, तो नीचे से कौन जा रहे होंगे, हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ से गुजर रहे होंगे, लेकिन ये जैसे ही पर्च किया तो इस पर जो डस्ट ऑफ स्नो जमा हुआ था वो आके इनके ऊपर गिरा होगा। ठीक है, अब गिरने से इनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ा वो समझने से पहले इसका सेटिंग समझ लीजिए। ये पोएम का सेटिंग कहाँ पे किया गया है, मतलब लोकेशन कैसा है। तो हेमलॉक ट्रीज जो है ना, वो मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं। ये हेमलॉक ट्रीज नेटिव है, ये मेनली नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, जहाँ पे क्लाइमेट जो है वो काफ़ी ठंडा होता है और स्नोई होता है। यहाँ पे अक्सर स्नोफॉल होते रहता है। समझे? तो हम लोग एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाई चांसेस है, पोएम सब पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये नॉर्थ अमेरिका का कोई जगह पे ये सेटअप है इसका। ठीक है, और यहाँ पे स्नो को भी कहा गया है डस्ट, स्नो का धूल। ठीक है, मतलब ये जो ऊपर से बर्फ का टुकड़ा गिरा है वो काफ़ी हल्का है, पाउडर टाइप का है स्नो। समझे? और एक चीज़ और भी समझ में आ रहा है कि ये जो सेटिंग है ये फॉरेस्ट का है। समझे? चलिए, तो सेटिंग के बारे में ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिर गया। कौन गिराया? क्रो गिराया। गिरने से क्या इफेक्ट पड़ा वो समझिए। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड का मीनिंग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेल्ड इन रिग्रेट। देखिए, जैसे ही ये स्नो जो है पोएट के ऊपर गिरा, तब क्या हो गया, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इनका मूड थोड़ा चेंज हुआ, हार्ट भी चेंज हो गया। हार्ट तो ऐसे ही बोल रहे हैं, बोलने का मतलब है पूरा इनका बॉडी। पहले ये क्या थे, उस दिन सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। उस दिन रिग्रेट कर रहे थे कि आज का दिन बहुत बेकार है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, वो सैड थे, डिसअपॉइंटेड थे। समझे? लेकिन जैसे ही ये क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो इनके ऊपर गिराया तो इनका मूड चेंज हो गया। और ये लाइन से हमें समझ में आ रहा है कि ऑफ अ डे आई हैड रूट, उस दिन वो पूरा अफसोस कर रहे थे कि आज का दिन बहुत बेकार है। तो ये मूड से उनका मूड चेंज हुआ, मतलब पक्का बोल सकते हैं वो बर्फ गिरने के बाद उनका मूड खुश हो गया। पहले नाराज थे, बाद में होपफुल हो गए। ये होपफुल वर्ड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले डिसअपॉइंटेड थे, बाद में होपफुल हो गए। इतना समझे? तो ये तो हमने सिंपल समझ लिया। अब देखते हैं कुछ क्या क्या डीप मीनिंग हो सकता है यहाँ पे। ये रूड वर्ड याद रखिएगा, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मतलब रिग्रेटेड। तो एक चीज़ समझ में आ रहा है, इनिशियली शुरुआत में क्या था, पोएट फील कर रहे थे, फीलिंग डाउन, ट्रबल्ड, टेंशन में थे। ठीक है, लेकिन आफ्टर जैसे ही उस क्रो ने पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराया तो उनका मूड चेंज हो गया। फाउंड अ मोमेंट ऑफ जॉय और होप। समझ गए?
चेंज्ड पोइट्स मूड एंड पर्सपेक्टिव, उनका मूड भी चेंज हो गया, नज़रिया भी चेंज हो गया, समझे। तो ये जो पूरा पोएम आप देख रहे हैं ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन इसका काफ़ी डीप मीनिंग्स है। अब ये डीप मीनिंग कैसे अभी समझेंगे, आगे देखिए। आगे आप ये भी समझिए, इस पूरा पोएम में ब्लैक एंड वाइट का सेंस बनता है, मतलब कोई अच्छा चीज़ और बुरा चीज़, ये दोनों को कंपेयर किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो शुरुआती होता है कौवे के साथ और हेमलॉक ट्री के साथ, जो दोनों को ही नेगेटिव माना जाता है लिटरेचर में, ठीक है। जब भी बुरा चीज़ दर्शाना हो तो हम लोग कौवे और हेमलॉक ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। फिर यहीं पे इसी स्टैंजा में हमें डस्ट ऑफ स्नो भी दिख रहा है, स्नो जो कि वाइट होता है और वाइट हमेशा अच्छा चीज़ माना जाता है। तो एक ब्लैक एंड वाइट का कंपैरिजन इस स्टैंजा में दिखा था। उसी तरीके से जो अगर हम टोन के ऊपर बात करें तो पहले ये टोन कैसा था, पोएट का मूड कैसा था, मेलंकोलिक मतलब सैड था एट द बिगिनिंग, लेकिन एंड होते होते पोएम का टोन चेंज हो गया, होपफुल और पॉजिटिव टोन मिला हमें एट द एंड, समझे कि नहीं। तो एक ब्लैक एंड वाइट का सेंस बन रहा है, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको समझा दिए। इस पोएम से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से आपको पता ही है, मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। सिंपली आप गूगल में सर्च कर दीजिएगा डस्ट ऑफ स्नो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सीबीएसई गाइडेंस, पहला नंबर पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर तैयार करने में आसानी हो इसलिए आपको ये सब पॉइंट हम समझा दे रहे हैं, समझे। तो देखिए, अभी हम आपको बताए थे कि ये जो क्रो और हेमलॉक ट्री है काफ़ी नेगेटिव माना जाता है। ये दोनों दर्शाते क्या है, तो ये दोनों लिटरेचर में दर्शाते हैं डेथ, मौत, डेंजर, डिके, ऐसे ऐसे सेंस को मतलब इवोक करने के लिए ये दोनों का एग्जाम्पल लिया जाता है, समझे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ बहुत ही स्ट्रेंज नोटिस कर रहे हैं, वो ये है कि ये दोनों इतना ही नेगेटिव था, लेकिन फिर भी जो पोएम है वो एंड हो गया होपफुल और पॉजिटिव टोन में। ये कैसे हुआ, ये तो एकदम मैथ्स की तरह हो गया कि दो नेगेटिव मिलके क्या मिल गया है, हमें पॉजिटिव मिल गया है। तो कहीं ऐसा ही तो इस पोएम में भी तो नहीं हुआ। यहाँ पे दोनों नेगेटिव मिलके पोएट को खुश कर दे रहे हैं, पोएट को होपफुल पॉजिटिव बना दे रहे हैं। तो ये पोएम का जो मेन थीम है कि जैसा भी है दोनों चीज़ नेचर का एक पार्ट है, और नेचर इतना पावरफुल है कि वो आपका मूड को पूरी चेंज कर सकता है। तो इस पोएम का जो थीम है वो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर, ये है इस पोएम का थीम, समझे कि नहीं। चलिए, तो ये याद रखिएगा कि एक मीनिंग तो ये भी निकल रहा है कि हम लोग खुश या फिर दुखी ये सब अपने माइंड से फील करते हैं। हमारे बाहर का जो सिचुएशन है उतना ख़राब नहीं होता है, सब हमारे माइंड का ख्याल के वजह से ही मतलब हम इतना दुखी या फिर खुशी फील करते हैं, समझे। एक थीम ये भी है, और एक थीम ये भी है कि नेचर जो है आपके मूड को ट्रांसफॉर्म करने का पावर रखता है, समझे। चलिए, फिर एक बहुत फेमस क्वेश्चन इस पोएम से ये बनता है कि यहाँ पे क्रो ने तो कौवे ने क्या गिराया था, डस्ट ऑफ स्नो गिराया था पोएट के ऊपर, है कि नहीं। अगर मान लीजिए ये कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो ना गिरा के क्या गिराया था, अगर पोएट के ऊपर ये टॉयलेट कर देता, जिसको बोलते हैं क्रोज ड्रॉपिंग्स, अगर ये गिरता पोएट के ऊपर तो क्या पोएट तब भी होपफुल और प्लीजेंट फील करते, तो वेरी अनलाइकली, वो बहुत ही कम चांस है। अगर कौवा पोएट के ऊपर टॉयलेट कर देता तो क्या वो फील करते, काफ़ी अनप्लीजेंट फील करते, यहाँ तक कि वो फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री हो जाते, इवन डिसगस्टेड भी हो जाते, एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाता। जबकि डस्ट ऑफ स्नो क्या किया है, पोएट के ऊपर एक काफ़ी पॉजिटिव होपफुल इम्पैक्ट करके गया है, उसने पोएट का मूड और पर्सपेक्टिव दोनों चेंज कर दिया, समझे कि नहीं। तो ये भी एक फेमस क्वेश्चन बनता है, ये दिए हैं वेबसाइट वाले क्वेश्चन आंसर में, वहाँ पे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से याद रखने लायक यही सब बात था, और तो कुछ, हाँ, अब है पोएटिक डिवाइस जिक्र कर लेते हैं क्या क्या है। इतना सारा इसमें मीनिंग है ना, उसने मेरे को लिख के रखना पड़ा, नहीं तो हम भी खुद भूल जाएंगे कि क्या क्या चीज़ समझाना है। देखिए, पोएटिक डिवाइस समझते हैं क्या क्या है यहाँ पे। पोएटिक डिवाइस का मीनिंग जानते हैं। इसका मीनिंग होता है कि देखिए, ये जो पोएट होते हैं ये पोएम को डीप मीनिंग देने के लिए, इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सब इनको कुछ फ्रीडम होता है, ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं वो। तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है मेटाफर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो स्नो है, स्नो तो ऐसे सिंपल में एक बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक है, लेकिन इसका यहाँ पे डीप मीनिंग क्या निकल रहा है, स्नो एक ऐसा बोल सकते हैं ग्रेस है, या फिर एक ऐसा पल है सुंदरता का जिसने पोएट के मूड को चेंज कर दिया। तो स्नो एक एज एजेंट काम कर रहा है जो पोएट का मूड को चेंज करे। तो हम स्नो को कंपेयर कर रहे हैं किसी भी अच्छे चीज़ के लिए मूड चेंज करने वाले से, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, स्नो को इंडायरेक्टली उससे कंपेयर किया गया है, इसलिए पोएटिक डिवाइस मेटाफर है, ठीक है। और
इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, एज और लाइक वर्ड हम यूज़ नहीं किए हैं यहाँ पे, इसलिए मेटाफर। अगर एज लाइक वर्ड यूज़ करते तो क्या होता, सिमिली होता, ठीक है। दूसरा पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। किसको पर्सोनिफाई किया गया है, किसको ह्यूमन लाइक क्वालिटी दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्रो को लिखा हुआ है शूक डाउन ऑन मी, क्रो ने मेरे ऊपर हिला के गिरा दिया। अब ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के क्रो ने वो डाल को हिलाया होगा और फिर पोएट के ऊपर वो स्नो गिरा होगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। लेकिन क्रो ने क्या ऐसा जानबूझ के किया था, नहीं। तो यहाँ पे क्रो को जो है ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स दिया गया है, ठीक है, फीचर्स दिया गया है, इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं क्रो को क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। तो पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन, समझे। अगला पोएटिक डिवाइस है एंजैबमेंट, जो कि बहुत ईजी है समझना। जब भी एक लाइन से दूसरे लाइन में जा रहे हैं तो कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब नहीं है। तो पूरे ही पोएम में हमें एंजैबमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। चौथा है एलिटरेशन, TI। एलिटरेशन का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे आप लास्ट में थोड़ा देखेंगे, चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, आई हैड रूड, डी साउंड को ज़्यादा ही प्रोमिनेंट हो रहा है, तो एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, एलिट्रेशन बोलेंगे पोएटिक डिवाइस, ठीक है। बात करते हैं राइमिंग के बारे में। पोएम का राइमिंग कैसा है, तो क्रो साउंड के लिए ए देते हैं, मी अलग साउंड है इसके लिए बी देते हैं, स्नो तो ये इससे राइम कर रहा है, क्रो स्नो, तो ये ए हो गया। मी ट्री, ये इससे राइम कर रहा है तो बी देते हैं। हार्ट अलग ही साउंड आ गया तो इसको सी दीजिए। मूड ये और भी अलग आ गया, इसको डी दे दीजिए। हार्ट पार्ट से राइम कर रहा है तो सी। मूड रूड तो इसे डी, समझे। तो ए बी सी डी ये हो गया इसका राइमिंग स्कीम। समझ गए इतना, बस इतना तैयार कर लीजिए। और जो वेबसाइट पर क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसको एक बार रीडिंग देकर चला जाइए। कुछ भी चीज़ को याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है, ठीक है। और यहाँ पे जो इस पेज में हम जो भी लिख रखे हैं ये PDF भी आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, ये भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है, वहाँ से जाके कर लीजिए। तो एक चीज़ तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे ना, तो इतना सिंपल सा पोएम था, छोटा सा पोएम, लेकिन इतना सारा डीप यानी प्रोफाउंड मीनिंग निकल के आ रहा है बाहर यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए एंड करते हैं। और आपको पता है ये वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर देना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं पॉजल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।